नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से आज होने वाली है चर्चा। पहली खबर में चुनाव के उस एम फैक्टर को डिकोड करेंगे जिसकी चर्चा आम आदमी पार्टी की महिला अदालत के बाद आज फिर से जोर पकड़ रही है। क्या एम फैक्टर में छिपी है चुनावी जीत की चाबी, बताएंगे आपको। एम फैक्टर के बहाने आज एक बार फिर सियासत के फ्रीबीज कल्चर का चैप्टर खोलेंगे। बताएंगे कि मुफ्त की योजनाओं वाला वोट का खेल आर्थिक रूप से कितना खतरनाक है, कैसे ये कई राज्यों की वित्तीय सेहत बिगाड़ रहा है। बात प्रियंका गांधी के उस बैग की भी होगी जिस पर आज सियासी गलियारों में विवाद छिड़ गया। बैग के बहाने मुस्लिम तुष्टीकरण से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक की चर्चा क्यों होने लगी, पूरी रिपोर्ट आपके सामने होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट जिसमें दिखाएंगे संभल में सनातन की कितने सबूत, क्या है संभल में शिव का रहस्य। लेकिन आज हमारी कवर स्टोरी का फोकस पॉलिटिक्स के एम फैक्टर पर है। एम यानी महिला, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हर पार्टी को महिला वोट बैंक में सत्ता की जीत वाली चाबी दिखने लगी है। हालांकि इससे पहले के चुनाव में भी महिलाओं ने निर्णायक भूमिका अदा की है, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में महिलाओं को लेकर चलाई गई योजनाओं ने जो रोल अदा किया उसने महिलाओं को हर पार्टी के चुनावी एजेंडे में सबसे ऊपर ला दिया। यही वजह है कि आज की तारीख में तकरीबन सभी राजनीतिक दल महिलाओं को केंद्र में रखते हुए उनकी ही बात करते हुए दिखना चाहते हैं। दिल्ली में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापसी करना चाहती है। इसके लिए उसने भी एम फैक्टर को हथियार बनाने की रणनीति बनाई है। अरविंद केजरीवाल महिलाओं को साधने के लिए दांव पर दांव चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली में महिला अदालत का आयोजन किया। केजरीवाल जानते हैं कि अगर पार्टी को जीत दिलानी है तो महिलाओं को फोकस में रखना ही होगा। पहले मध्य प्रदेश और अब महाराष्ट्र, झारखंड के जो नतीजे हैं वो भी उनके सामने हैं, जहां बहन और मैया के सहारे बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में वापसी करने में सफल रहे। ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड से सीख लेते हुए अरविंद केजरीवाल महिलाओं के जरिए ही जीत की मंजिल तक पहुंचने की जुगत लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी उन पर मुफ्त की रेवड़ी बांटने का आरोप लगाकर उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच केजरीवाल ने इमोशनल अपील के साथ महिलाओं की मदद की बात कही है। केजरीवाल का वादा है कि दिल्ली की सत्ता फिर से मिली तो महिलाओं को 1000 रुपए की जगह 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। हम इसे उनका इमोशनल दाव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि अगर वो जेल नहीं गए होते तो महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने मिल रहे होते। जेल से आते ही उन्होंने सीएम आतिशी के साथ मिलकर योजना बनाई। 1000 की राशि को बढ़ाकर 2100 रुपए करने का दांव चल दिया। आप पहले केजरीवाल का ये बयान सुनिए, इसके बाद महिला वोट बैंक की अहमियत और फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, शिक्षा फ्री कर दी, दवाइयां फ्री कर दी, इलाज फ्री कर दिया, टेस्ट फ्री कर दिया, महिलाओं का किराया फ्री कर दिया, तीर्थ यात्रा फ्री कर दी और अब 2100 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। आम आदमी पार्टी जिस महिला अदालत का जिक्र हमने ऊपर किया, आज उस महिला अदालत में जो तस्वीरें दिखी उनमें भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं के संकेत छिपे हुए हैं। इस महिला अदालत में केजरीवाल के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। कयास लगाए जाने लगे कि क्या अखिलेश यादव अब केजरीवाल के साथ नई सियासी जोड़ी बनाने जा रहे हैं। खैर, अभी मुद्दा ये नहीं है बल्कि मुद्दा है महिला वोटर, जिसकी सुरक्षा का सवाल उठाकर आज केजरीवाल ने चुनावी दांव चलने की कोशिश की। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बखूबी जानते हैं कि अगर महिलाओं का एक तरफा वोट उनकी झोली में गिरा तो इस बार भी सत्ता का रास्ता साफ है। यही वजह है कि वो एक तरफ तो महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डालने का वादा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमले बोल रहे हैं। महिला वोटर्स को अपने पाले में करने की गरज से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में महिला अदालत लगाई, जहां अरविंद केजरीवाल ने अपने चिर परिचित अंदाज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। एक बार कह दो अमित शाह जी मेरे से दिल्ली नहीं संभल रही। एक बार कह दो अमित शाह जी मेरे पास टाइम नहीं है दिल्ली के लिए। ठीक कर देंगी मेरी दिल्ली की 1.25 करोड़ बहनें इन सबको। जेल से बाहर आने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। फायरिंग, वसूली की धमकी
और गैंगस्टर्स के बहाने वो केंद्र सरकार पर हमलावर है। कानून व्यवस्था की बदहाली का जिक्र करने के साथ ही केजरीवाल ये जरूर बताते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जो मंत्रालय दिल्ली सरकार के पास हैं, वहाँ काम अच्छा हो रहा है। मेरे को जिम्मेदारी दी थी स्कूल ठीक करने की, बिजली ठीक करने की, पानी ठीक करने की, अस्पताल ठीक करने की, मैंने अपना काम कर दिया। और केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह जी का काम है दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने का, दिल्ली में कानून व्यवस्था करने का। एक ही काम दिया था, वो काम भी उन लोगों ने नहीं किया दोस्तों, उन्होंने काम खराब कर दिया। अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने महिला अदालत के मंच पर उन महिलाओं को खड़ा किया जो खुद अपराध और अपराधियों की शिकार हैं। महिला अदालत के मंच पर सीएम आतिशी भी जोश में दिखी। उन्होंने दिल्ली की महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई की तरह अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की नसीहत दी। दिल्ली की महिलाएं आखिर कब तक डर में जिएंगी? अब समय आ गया है अपनी आवाज उठाने का। जैसे झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी, वैसे ही दिल्ली की बेटियां, दिल्ली की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएंगी और अपनी सुरक्षा का बीड़ा खुद उठाएंगी। महिला अदालत के मंच पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी दिखाई दिए, जिन्होंने केजरीवाल को महिलाओं का मसीहा बताने में देर नहीं की। जो आप पार्टी कर रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, यही हमारी माताओं बहनों को सम्मान दिलाने का काम है। और अगर सुरक्षा भी आपके हाथ में आ जाए तो इससे बड़ा काम और नहीं हो सकता है। जिस समय सुरक्षा मिल जाए, मान सम्मान आपका अपने आप बढ़ने लगेगा। आम आदमी पार्टी के मंच पर अखिलेश यादव की मौजूदगी के कई सियासी मायने हैं। इसे इंडिया गठबंधन में नई ट्विस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस को ठेंगा दिखा चुकी है और यूपी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी भी अकेले ही चुनाव लड़ी थी। खैर, अभी हम बात महिला फैक्टर की कर रहे हैं, तो उसी पर आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों अरविंद केजरीवाल महिलाओं को लेकर अपनी सियासी रणनीति का ताना बाना बुन रहे हैं। केजरीवाल जानते हैं कि महिलाओं का वोट उनकी जीत में अहम फैक्टर साबित हो सकता है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में करीब 67,30,000 महिला वोटर्स हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव पर CSDS का आंकड़ा ये कहता है कि करीब 60% महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, जबकि पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 49 रहा। केजरीवाल जानते हैं कि अगर फिर से दिल्ली में सरकार बनानी है तो महिलाओं को तरजीह देनी ही होगी। इसीलिए दिल्ली सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री महिला सम्मान राशि योजना की घोषणा की गई। दिल्ली में पहले से ही बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। दिल्ली में महिलाओं को लेकर आम आदमी पार्टी खास योजना बना रही है। पार्टी ने 8 महिला ग्रुप बनाए हैं, जिसमें कुल 5,000 महिलाएं हैं। प्रत्येक महिला समूह को अलग अलग क्षेत्रों में 10 महिलाओं के छोटे ग्रुप्स के साथ बैठक करने का काम सौंपा गया है। आम आदमी पार्टी की महिला विंग सभी 70 निर्वाचन क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर बैठकें आयोजित कर रही है। ये टीमें हर दिन 3 से 4 बैठकें करती हैं, जहां आप सरकार ने जो अब तक काम किए हैं उनके फायदे के बारे में बताया जाता है। साथ ही महिलाओं के लिए केजरीवाल सरकार की योजनाओं का खास तौर पर जिक्र किया जाता है। यानी केजरीवाल महिला वोट बैंक को साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते, लिहाजा वो अपनी सारी चुनावी रणनीति महिलाओं को केंद्र में रखकर ही आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मुद्दा उछालकर केजरीवाल के महिला कार्ड की हवा निकालने में जुट गई है। आज बीजेपी महिला मोर्चा ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। महिला सुरक्षा को लेकर केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। 1 दशक तक यहाँ पर सत्ता तो भोगी है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करा। स्वयं जब माननीय केजरीवाल जी घर पर मौजूद थे, तब उन्हीं के सचिव ने उन्हीं की महिला सांसद के साथ अभद्रता करी, मारपीट करी, लेकिन पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी पहले चुप्पी साधे रही और उसके बाद उसी महिला सांसद के विरोध में बोली। और आज उन्होंने महिला सुरक्षा को एक चुनावी जुमला बना दिया। कुछ साल पहले तक ये माना जाता था कि महिलाएं घर के मुखिया की पसंद के आधार पर वोट डालती हैं। मतलब पति या पिता ने जिस पार्टी को वोट देने को कहा
उसे जाकर वोट डालाएं। लेकिन बीते कुछ सालों में तस्वीर बदली है। खासतौर पर 2014 में केंद्र की राजनीति में मोदी सरकार के आने के बाद मोदी सरकार ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं शुरू की। उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में शौचालय की योजना, 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव और 3 तलाक के खिलाफ कानून लाकर मोदी सरकार ने एक नया वोट बैंक बनाया। ये वो महिलाएं थी जिन्होंने परिवार के मुखिया की राय से इधर अपने विवेक के आधार पर वोट डालना शुरू किया। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में इन महिलाओं को साइलेंट वोटर का नाम दिया गया। साइलेंट वोटर यानी महिलाएं आखिर में किस पार्टी को वोट करेंगी, इसका अनुमान पॉलिटिकल पंडित भी सही तरीके से नहीं लगा पाते। लेकिन महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना और झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ने महिलाओं को हर पार्टी की चुनावी रणनीति के केंद्र में ला दिया। इसे समझने के लिए महाराष्ट्र और झारखंड में महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत को डिकोड करना भी जरूरी है। महाराष्ट्र में बीजेपी वाले महायुति गठबंधन को करीब 50% महिला वोट मिला, जबकि महाविकास अघाड़ी के खाते में 33% वोट गए। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ इंडिया गठबंधन को 45% महिलाओं ने वोट किया। इनमें अगर आदिवासी महिला वोटर की बात की जाए तो उसका प्रतिशत 65 रहा, जबकि बीजेपी को 38% महिलाओं का वोट मिला। जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई तो झारखंड में हेमंत सोरेन फिर से जीत का परचम लहराने में कामयाब हुए। बस इसी ट्रेंड में राजनीतिक दलों को जीत की उम्मीद नजर आ रही है, यानी जिसके साथ ज्यादा से ज्यादा महिला वोट है उसकी जीत पक्की है। हालांकि जब महिलाओं या बाकी वर्गों के लिए सरकारी योजना की चर्चा होती है तब फ्रीबीज का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगता है, क्योंकि इसका सीधा असर योजनाओं को लागू करने वाली सरकारों के खजाने पर पड़ता है। इसलिए आज हमने आपके लिए फ्रीबीज से जुड़े कुछ अहम आंकड़े निकाले हैं ताकि आपको पता चल सके कि फ्रीबीज या मुफ्त की रेवड़ी के जरिए वोट पाने का ये खेल आर्थिक रूप से कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत हर महीने 1000 रुपए देने का वादा है। इससे सरकारी खजाने पर 2024-25 में 2000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया गया है। इसके लिए बजट में भारी भरकम 40,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। झारखंड की बात करें तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में महिलाओं को 1000 से बढ़ाकर अब हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए बजट में 11,697 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में हर महीने महिलाओं को 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। अगर एक साल की बात करें तो इसके लिए सरकार को बजट में 18,984 करोड़ रुपए का प्रावधान करना पड़ा है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने बयान में कहा है कि ऐसी योजनाओं से सरकार पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है। 1,29,00,000 बहनों को अभी तक 19,212 करोड़ रुपया हमने राशि का अंतरण किया है। आपकी जानकारी, जब से सरकार बनी थी सब कह रहे थे कि भाई ये चल नहीं पाएगी, ये लोड पड़ेगा, फाइनेंशियली तकलीफ है, ये हो नहीं पाएगा। हमने ये बात जरूर मानते हैं कि इसका लोड पड़ रहा है, लेकिन लोड पड़ने के साथ साथ सरकार आय के साधन बढ़ाती जाए। तो मोहन यादव भले ही राज्यों पर आर्थिक बोझ को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हो, लेकिन कर्ज के जंजाल में राज्य किस कदर फंसते जा रहे हैं इसका डेटा रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो मार्च 2024 तक राज्य पर कुल 7,23,000 करोड़ का कर्ज था। हिमाचल प्रदेश के ऊपर 94,992 करोड़ का कर्ज है। कर्नाटक पर मार्च 2024 तक 5,98,000 करोड़ का कर्ज था। पंजाब की बात करें तो कुल 3,51,000 करोड़ का कर्ज है। उत्तर प्रदेश पर मार्च 2024 तक 7,69,000 करोड़ का कर्ज है। तो कुल मिलाकर किस तरीके से कर्ज के बोझ तले ये फ्रीबीज दबा रही हैं तमाम राज्यों को, ये हम आपको बता रहे थे। बात कर लेते हैं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के हैंडबैग की, जो आज संसद के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। इस बैग पर राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। आखिर इसमें ऐसा क्या था जो ये बैग विवाद के बोझ तले दब गया? दरअसल प्रियंका गांधी आज संसद में जो बैग लेकर पहुंची उस पर पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन लिखा हुआ था। इसके साथ बैग पर फिलिस्तीन से जुड़े कुछ प्रतीक भी बने हुए थे, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बैग पर शांति के प्रतीक सफेद कबूतर की एक तस्वीर भी थी। इसके जरिए प्रियंका गांधी की कोशिश फिलिस्तीन में इजरायली हमलों की मार झेल रहे लोगों के प्रति एकजुटता दिखाना था। ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है।
इससे पहले उन्होंने 11 दिसंबर को भारत आए फिलिस्तीन के राजदूत आबिद अबू जाजिर से मुलाकात की थी। फिलिस्तीनी राजदूत ने प्रियंका गांधी को वायनाड लोकसभा उपचुनाव में जीत की बधाई दी थी। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने इसी साल 17 जुलाई को मुहर्रम के दिन अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट की थी, जिसमें फिलिस्तीन में हो रहे हमलों को इंसानियत के खिलाफ अपराध करार दिया था। यानी प्रियंका गांधी समय समय पर फिलिस्तीनियों के लिए इंसाफ की आवाज उठाती रही हैं, इजरायली हमले रोकने की मांग करती रही हैं, लेकिन सियासत में संकेतों के काफी मायने होते हैं। ऐसे में बीजेपी को प्रियंका के इस बैग वाले प्रतीक पे मुस्लिम तुष्टीकरण का दांव दिख गया। इसके बाद प्रियंका गांधी के बैग पर राजनीतिक बयानों का बोझ बढ़ता चला गया। बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाने लगी तो प्रियंका इसे रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक सोच बताकर पलटवार करने लगी। I've said many times what my beliefs are regarding this, and if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. नेहरू जी के समय से प्रियंका वाड्रा तक जब से गांधी परिवार के सदस्य राजनीति कर रहे हैं, वो अपने कंधे पर तुष्टीकरण के बैग को ही लटका कर चल रहे हैं। ये संयोग नहीं होता है, इसके पीछे एक मैसेज देने का काम किया जाता है। फिलिस्तीन वाला दिखा करके वो मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, एकत्रीकरण या ध्रुवीकरण करने का एक असफल प्रयास कर रहे हैं। वो मुस्लिम समाज का भला नहीं करती, लेकिन वोट को उलझा के वोट लेने के लिए बहुत सारे एजेंडे अपनाती है। तुष्टीकरण कांग्रेस कर रही है, पूरा भगवा कपड़ा में आना संसद में है, हर चीज का भगवाकरण करना, और ये कोई यहाँ का संविधान थोड़े चाहते हैं। ये लोग तो चाहते हैं नागपुरिया संविधान यहाँ पे थोपा जाए, तो ये सब नहीं चलने वाला है। मैं प्रियंका गांधी जी को जितना जानता हूँ तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो जो फ़लस्तीन का बैग लिए घूम रही हैं वो गलती से नहीं है, वो सच में फ़लस्तीन को प्यार करती है। अब आपको ये बताते हैं कि प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन लिखे बैग के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की। दूसरी तरफ बीजेपी ने तुष्टीकरण के अलावा बैग को लेकर प्रियंका गांधी पर और कौन से आरोप लगाए। प्रियंका गांधी ने बैग के जरिए फिलिस्तीनी नागरिकों पर हो रहे अत्याचार की तरफ ध्यान खींचने और एकजुटता दिखाने की कोशिश की। बीजेपी ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण का दांव करार दिया। प्रियंका गांधी ने बैग पर फिलिस्तीन के संदेशों से इस युद्ध क्षेत्र में शांति की अपील की। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि नेहरू के समय से ही कांग्रेस तुष्टीकरण का बोझ उठा रही है। प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन को केंद्र में लाकर इजरायली हमले रोकने की अपील सामने रखी तो बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस ने कभी देशभक्ति का बोझ नहीं उठाया। तो जो कहानी प्रियंका गांधी के बैग से शुरू हुई थी वो जवाहरलाल नेहरू और देशभक्ति तक जा पहुंची। अब इस पूरे विवाद पर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जैसे क्या फिलिस्तीन लिखे बैग से प्रियंका गांधी ने मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश की? क्या फिलिस्तीनियों से सहानुभूति दिखाकर प्रियंका देश के मुसलमानों को साधना चाहती हैं? क्या प्रियंका गांधी की कोशिश फिलिस्तीन कार्ड चलकर मुसलमान वोट बैंक पक्का करना है? बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसे ही सवालों के बाउंसर प्रियंका गांधी की तरफ उछाले जा रहे हैं। लेकिन आज जब फिलिस्तीन लिखे बैग का विवाद उठा, उसी दिन प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में हिंदू और ईसाइयों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा भी संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह उठाया। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको जो अत्याचार हो रहा है माइनॉरिटीज पे, जो बांग्लादेश के हिंदू हैं, बांग्लादेश के ईसाई हैं, उसके बारे में कुछ करें, बात करें बांग्लादेश की सरकार के साथ, अत्याचार बंद कराएं। यानी मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों को प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में हिंदू ईसाइयों पर हमले का जिक्र कर बैलेंस करने की कोशिश यहां की। हालांकि राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि संभल हिंसा के बाद कांग्रेस यूपी में अपने परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक को किसी भी तरह साथ जोड़ना चाहती है, क्योंकि मौजूदा समय में मुसलमानों का वोट अखिलेश यादव के पीडीए और मुस्लिमों की राजनीति करने वाले दूसरे दलों के बीच बटा हुआ है।
लेकिन वर्तमान राजनीति में सिर्फ मुसलमान वोट के सहारे कांग्रेस अपनी जड़ें नहीं जमा सकती है। कांग्रेस के लिए बहुसंख्यक हिंदू वोट भी उतने जरूरी है। ऐसे में प्रियंका दोनों के बीच सियासी संतुलन बनाकर चल रही है। वैसे देखा जाए तो सियासत में किसी का कोई विशेष धर्म नहीं होता। सभी राजनीतिक दल और नेता सियासी सहूलियत के हिसाब से अपना धार्मिक कार्ड चलते हैं। चुनावी मौसम में वो मंदिरों के भी चक्कर लगाते हैं तो गुरुद्वारा और दरगाहों में भी मत्था टेकते हैं। प्रियंका गांधी और उनके भाई नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी हम ऐसा करते हुए पहले देख चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रियंका गांधी संसद में एंट्री लेने के पहले दिन से सुर्खियां बटोर रही हैं, चाहे लोकसभा में संविधान पर दिया उनका भाषण हो या फिर अब फिलिस्तीन लिखे बैग वाली कंट्रोवर्सी।